जब वर्ल्ड वॉर वन चला बिटवीन 1914 टू 1918, तब ये माना जाता था कि पूरे दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर लंदन है। बट 1940s तक बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था एंड जब ब्रिटेन का इन्वेजन करने लगा जर्मनी, जी हाँ ऐसा हुआ था, जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा था जर्मनी उसमें, बट उस टाइम पे इनको पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी थी। तो ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने किससे लोन लिया, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लोन लिया। बट ये लोन भी इतना ज्यादा बढ़ता गया कि अमेरिका ने बोला कि भाई हम कैश फॉर शिपिंग, यानी कि बेसिकली आपको लोन सिर्फ इस चीज के लिए नहीं दे पाएंगे कि आपको लोन दे दिया और आपने यहाँ से आर्म्स खरीद लिए, खाना खरीद लिया, नहीं। उन्होंने एक नया एक्ट निकाला, लैंड लीज एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को अगर जो भी कोई लोन मिलेगा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ब्रिटेन अपना लैंड देगा अमेरिका को टू बिल्ड इट्स यूएस बेसिस, जो यूएस बेसिस आज के डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, पूरे यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं एंड इनफैक्ट पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई ये हिस्ट्री लेसन क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, हिस्ट्री मे नॉट रिपीट बट इट डेफिनेटली राइम्स। यूएसए ने खुद बैंकरप्ट किया ग्रेट ब्रिटेन को एंड अब अमेरिका खुद अपने आप को उस स्थिति में पा रहा है, $40 ट्रिलियन ऑफ डेट एंड एक बॉन्ड इंटरेस्ट रेट जो कि बढ़ता जा रहा है, एंड साथ में ऐसी जंगे जो खत्म ही नहीं होती। देखो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आर्ग्यू करेंगे दैट वी मे बी इन वर्ल्ड वॉर 3, वो तो एक डिबेट का मैटर है, बट अमेरिका ने कितने सालों से कंटिन्यूसली वॉर्स वेज करे हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। देखो लोगों को तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, बट जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनकी जितनी भी कंपनीज हैं जो सारे हथियार बनाती हैं, उनको तो बहुत फायदा हुआ। एंड इनफैक्ट वन कोड आर्ग्यू कि ये सब उन्होंने इजराइल के लिए किया। अब वही सारे वॉर्स इनको भारी पड़ रहे हैं, दे आर टेकिंग अ टोल ऑन देयर इकोनॉमी। 1914 मान के चलो ब्रिटेन का पीक था। 1945 यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते तक जो ग्रेट ब्रिटेन के पास टाइटल था द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, that was taken over by the United States of America. And आज के डेट में हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन था in 1991, that was the peak of the American Empire. अब ऑलमोस्ट 30 साल बाद अमेरिका अपने आप को बहुत ही नाजुक सी स्थिति में पा रहा है एंड ईरान वॉर के बाद तो अमेरिका की हालत इतनी ज्यादा पतली हो चुकी है, इन्होंने $30+ बिलियन खर्च करें इस वॉर में। ये तो एक्चुअल पैसे का खर्चा है, इसके अलावा इनको इतने भारी लॉसेज हो चुके हैं अप टू द ट्यून ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसमें से 42 तो एयरक्राफ्ट ही हैं। अगर आप ये देखो कि आज के दुनिया में जो वॉर्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज्यादा चल चुका है वो। वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914 में चालू होकर 1918 में खत्म हो गया था। ये तो 2022 में चालू हुआ वॉर आज के डेट में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? ईरान वॉर को भी देख लो, ये वॉर भी चल रहा था, ऐसा एक्सपेक्टेड था, अमेरिका इजराइल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 48 आवर्स, 2 दिन का टाइम लगेगा, ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगा। बट ये वॉर भी हैज टर्न्ड इनटू वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन तब तक चलेगा जब तक एक देश या दूसरा देश टूट ही ना जाए, उसकी इकोनॉमी ही ना टूट जाए। ईरान हमेशा जानता था कि अमेरिका के पास है बड़े बड़े हथियार, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार, उनके पास हैं उनके बेसिस जिनको यूज करके वो ईरान को कहीं से फ्रॉम ऑल साइड्स अटैक कर सकते हैं। बट आज के डेट में यूएसए बैक ट्रैक कर रहा है। अगर आप ये देखो जो इनिशियल स्ट्राइक्स थी, उन्होंने क्या क्या नहीं यूज करे, उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज करे, उन्होंने अपनी नेवल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको यूज किया, उन्होंने अपने बेसिस यूज करे कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में। अब अगर आप सऊदी, यूएई, कतर की बात करो तो वहां से तो कोई अटैक्स भी नहीं हो रहे टुवर्ड्स ईरान, इसलिए ईरान भी रिटेलिएट करके इन तीनों देशों में जितने भी यूएस बेसिस हैं उनको अटैक भी नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है इन कुछ देशों ने ये भी बोल दिया हो कि अब आप हमारे यहाँ पे जो बेसिस हैं वो यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट यूएई के बारे में तो ये भी बताया जा रहा है कि यूएई और ईरान के बीच में कोई डील हो चुकी है। अगर आज के डेट में हम बात करें तो कुवैत और बहरीन के जो बेसिस हैं दे आर ऑल बट आउट। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि वो नाम के बेसिस रह गए हैं एंड एज अ रिजल्ट अमेरिका को रिट्रीट करना पड़ रहा है, उनको ईरान के आसपास से दूर जाना पड़ रहा है, दूर से अपने अटैक्स करने पड़ रहे हैं, उनको अपने बेसिस जमाने पड़ रहे हैं जॉर्डन में, इजराइल में, एंड इनफैक्ट इनके कई सारे एयरक्राफ्ट तो जॉर्डन इजराइल में भी नहीं रहते, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। हमने ये भी देखा कैसे साइप्रस में जो यूके का बेस है उसको यूज किया। इजराइल क्या कह रहा है अमेरिका को? वो कह रहा है लिमिटेड नंबर में अपने यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क करो, जबकि कुछ ही टाइम पहले इजराइल वाज वेरी हैप्पी कि अमेरिका के सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्क्ड है। कहाँ पे? बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, जो कि उनका मेन एयरपोर्ट है टेल अवीव में। इनफैक्ट इनके पास तो एम्यूनिशन इतनी ज्यादा लो रन कर रही है कि जो हाइमार्स यूज कर रहे हैं, जो कि मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उसमें पता है किस टाइप की मिसाइल्स यूज होती हैं? ओनली मिसाइल्स जिनकी रेंज है बिटवीन 65 टू 150 किलोमीटर्स। उनकी जो मेजर मिसाइल्स है जिनकी अच्छी खासी रेंज है सच एज टोमाहॉक एंड जैजम्स, वो यूज भी नहीं कर रहे हैं आज के डेट में बहुत सारी क्वांटिटी में, क्योंकि वो खत्म होने वाली हैं लिटरली। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब तो जो हाइमार्स और मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स में जो यूज होती है मिसाइल्स, अटैकम्स,
और PRSMs ये भी रन आउट हो रही हैं। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ईरान के रेंज में आ रहे थे एंड इनफैक्ट एक पर तो मिसाइल भी लगी थी। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई छोटी मोटी आग थी। भाई अगर छोटी मोटी आग थी तो भाई इतने घंटों तक कैसे चली, और अगर छोटी मोटी आग थी तो आप उसको ऑल द वे ले गए उसके ऊपर रिपेयर कराने के लिए। उनके जो बेसेस हैं आसपास के सच एज कुवैत, बहरीन, यूएई, वो यूज नहीं कर सकते और दूर से आना पड़ेगा और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड ये बहुत सारे जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं एंड जो फैसिलिटीज हैं जहां पे ये ऑयल रखा जाता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर चुका है ईरान। तो ईरान ने ये इंश्योर कर लिया कि यूएसए के बेसिस जितने आसपास थे वो यूज ना कर पाए, मतलब ईरान से थोड़ा दूर चले गए। जितना दूर चले गए उतना ज्यादा मुश्किल, उतना ज्यादा महंगा। तो बेसिकली ईरान की टैक्टिक वर्क कर रही है, वो अमेरिका को ड्राइव आउट कर रहा है फ्रॉम द रीजन। एंड आप इससे ये भी इमेजिन कर लो कि अब इजराइल को क्या वार्निंग मिल रही होगी, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बेसिस थे, यहाँ पे जो रेडार्स थे वो लिंक्ड थे टू इजराइल्स अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड वो लिंक्ड थे टू इजराइल्स आयरन डोम एंड इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम। तो वापस आते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यूएस क्या प्रोवाइड करता था इन सारे अरब देशों को? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। इन रिटर्न क्या मिलता था उसको? इन रिटर्न ये सारे देश अमेरिका से वेपन्स खरीदते थे। इन रिटर्न ये सारे देश अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदते थे। अब आज की डेट में क्या स्थिति है? आज की डेट में यूएस सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो रहा नहीं।